हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो हम चित्रकला के तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम रंग पढ़ चुके हैं, रेखा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आकृति या रूप। ठीक है, तीसरा तत्व रूप या आकृति है। पिछली वीडियो में मैं रंगों के गुण और उनके प्रभाव के बारे में बता रही थी। उसमें से हमारे कुछ रंग बच चुके थे जो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसमें है बैंगनी रंग किसका प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर किसका प्रतीक है? राजसी वैभव, सम्मान, रहस्य, समृद्धि, प्रभावशील, श्रेष्ठता, ऐश्वर्य, इनका प्रतीक बैंगनी रंग को माना जाता है। ठीक है, नारंगी रंग आध्यात्मिकता नारंगी रंग आध्यात्मिकता, संन्यास, वैराग्य, दर्शन, ज्ञान, प्रेरणा और वीरता का प्रतीक नारंगी रंग को माना जाता है। ठीक है, काला रंग गंभीरता, एकांतवास, अवसाद, शोक, भय, आतंक और अंधकार का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि काले रंग को देखकर अक्सर यही भाव उत्पन्न होते हैं मन में। ठीक है, और कुछ लोग इन रंगों के माध्यम से जो है ऐसे भाव व्यक्त करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इसके प्रतीक माने गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कला के बारे में था, जो कला की चीज़ें थी वो हमने कला के मूल तत्वों के बारे में जो रंग थे उनको हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम तीसरा तत्व रूप या आकृति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जितना मैटर इम्पोर्टेंट है उतना हम पढ़ेंगे। रूप क्या होता है? देखो, आकृति क्या होती है? शेप, फॉर्म, फिगर, इंग्लिश में इसको इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, जिसका अपना निश्चित आकार एवं रंग होता है। ठीक है, जिसका अपना निश्चित आकार एवं रंग होता है उसे रूप कहते हैं। चित्रभूमि पर एक बिंदु के अंकन से ही रूप का निर्माण आरंभ हो जाता है। ठीक है, जब हम चित्रभूमि, जो हमारा बेस है, जो हमारी तल है, उस पर जब हम काम शुरू करते हैं तो उस पर केवल एक बिंदु मात्र से ही रूप का अंकन या रूप का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? देखो, उसका यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिख दी है। एफ को फर्स्ट बोलते हैं, ओ को ऑर्गेनिक, आर को रिवलेशन ऑफ और एम को मैटर। ठीक है, ये इसका जो है फुल नेम है आकृति का कि ये क्या होता है। ठीक है, तो जो जिससे रिलेटेड हो, कोई मैटर है उससे जो रिलेटेड है, ऑर्गेनिक है, उसका पहला आकार, ठीक है, उसका पहला आकार ही क्या होता है? रूप होता है। ठीक है, रेखाओं, रंगों एवं छाया, प्रकाश आदि के चित्र तल पर आकृति अथवा रूप का निर्माण होता है। तो रेखाओं, रंगों एवं छाया प्रकाश आदि से चित्रतल पर आकृति अथवा रूप का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि जब चित्रतल पर हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, रेखाएं खींचते हैं या फिर उसमें रंग भरते हैं या कोई छाया प्रकाश उसमें डालते हैं, तो वो क्या करता है? एक आकृति या रूप का निर्माण करता है। ठीक है, रूप कैसा भी हो सकता है, किसी आदमी की भी आकृति हो सकती है या कोई हमारे जो शेप्स होती हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, जो शेप्स होती हैं वो भी रूप ही होती हैं। ठीक है, आकृति ही होती है, क्योंकि कोई भी आकृति हो सकती है उसमें। तो समझ में आ गया? रेखाओं, रंगों एवं छाया प्रकाश आदि से चित्रतल पर आकृति अथवा रूप का निर्माण होता है। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है सक्रिय आकार या एक्टिव फॉर्म। ठीक है, सक्रिय आकार या एक्टिव फॉर्म, जब आकार चित्रतल पर सक्रिय होकर सहयोग प्रदान करता है, प्रमुख आकार जिन पर ध्यान केंद्रित होता है, ऐसी को सक्रिय आकार कहते हैं। ठीक है, सक्रिय आकार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे माना कोई पेंटिंग है, कोई चित्र है हमारे पास, तो उसमें जो मुख्य आकृति होगी, जो मुख्य आकार होगा, जो उसमें मेन चीज़ बनी होगी, प्रमुख चीज़ बनी होगी, वो सक्रिय आकार होता है, सक्रिय
एक्टिव फॉर्म होती है। जैसे अजंता के चित्रों में काफ़ी सारे ऐसे चित्र हैं, जैसे भगवान बुद्ध के कई सारे चित्र हैं। या फिर एक इसमें एग्जांपल देती हूँ मैं, मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है अजंता की गुफाओं में। तो उसमें जो मरती हुई राजकुमारी का चित्र बनाया हुआ है वो प्रमुख आकार है, ठीक है। या फिर भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, आसपास उनके से शिष्य बैठे हुए हैं, तो भगवान बुद्ध पर ही सबसे पहले हमारा ध्यान केंद्रित होगा, इसलिए वो प्रमुख आकार है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो जो मुख्य आकार होता है जिस पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है उसी को सक्रिय आकार या एक्टिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इसमें सहायक आकार। सहायक आकार यानी कि निगेटिव और कमिटेड फॉर्म। तो जो आकृति या जो आकार प्रमुख आकार को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब संतुलित कर रहे हैं, ठीक है, तो वही क्या है, हमारे सहायक आकार हैं। सहायक आकार वह तल या स्पेस होता है जो मौन रहकर भी विषय वस्तु को अर्थ प्रदान करता है। यानी कि आसपास के जितने भी आकार होती हैं, जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, वे मतलब उनका इतना महत्व शायद चित्र में नहीं दिखाया जाता या उनको इतना मुख्य रूप से नहीं बनाया जाता, लेकिन वह मुख्य आकृति को अर्थ प्रदान करता है, ठीक है, मुख्य आकृति को संतुलित करता है, इसलिए वह सहायक आकार होता है। ये वे गौण आकार होते हैं जो मुख्य आकृति को संतुलित करते हैं, ठीक है। उसके आसपास की जो फिगर्स होते हैं या जितनी भी आकार होते हैं वो सारे के सारे सहायक आकार कहलाते हैं। मुख्य तो वो हो गया जो जिस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जा रहा है, ठीक है, और सहायक वो हो गए जो उसको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये गौण होते हैं लेकिन प्रमुख आकार को सहयोग प्रदान करते हैं और उसको अर्थ प्रदान करते हैं, ठीक है, संतुलित करते हैं। क्योंकि किसी भी चित्र में अगर हम एक ही आकृति बना देंगे तो शायद वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, लेकिन जिस चित्र में हम सारी चीज़ों को बनाएंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है, तो वो शायद एक अच्छी आकृति या एक अच्छा चित्र बन सकता है। तो सक्रिय मुख्य आकार यानी कि एक्टिव फॉर्म, सहायक जो उसको अर्थ प्रदान कर रहे हैं या उसको संतुलित कर रहे हैं, ठीक है, उसके आसपास वाले जितने भी आकार उसको सहायक आकार कहते हैं, ठीक है। फिर आता है रूप या आकृति का वर्गीकरण। प्लेटो, सॉरी यार, थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती है, बट जो है हम उसको कवर करते रहेंगे। आप भी अपने अकॉर्डिंग उसको देख लीजिएगा। थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है मात्राओं में। तो रूप आकृति का वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि इसको बांटा गया है, कितने वर्गों में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है रूप दो प्रकार का होता है। प्लेटो ने रूप के दो भेद किए हैं, ठीक है। प्लेटो ने तो केवल भेद किए हैं, कौन से भेद किए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। लेकिन मतलब रूप का जो वर्गीकरण किया गया है या उसको बांटा गया है वो दो रूपों में बांटा गया है, दो तरह से किया गया है, ठीक है। तो प्लेटो ने भी इसको बताया है, इसके भेद किए हैं, और वैसे भी रूप को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नियमित या सममित रूप, इसको सममात्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, सममात्रिक रूप। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। ये क्या होता है, जिसके दोनों भाग समान हों, जैसे वृत्त, घन, आयत, त्रिकोण आदि, ठीक है। नियमित या सममित रूप वो होते हैं जैसे जिनको अगर हम कहीं से भी डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे बीच में से कहीं से भी डिवाइड करेंगे, और उनका आकार जो होगा, उनके जो भाग होंगे वो बराबर आएंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के समान होंगे, तो ऐसे रूपों को हम सममात्रिक या सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें जैसे वृत्त हो गया, घन हो गया, आयत या त्रिकोण हो गया, जब हम इनको काटेंगे, ठीक है, इनको विभाजित करेंगे, तो इनके जो दूसरे भाग हैं वो भी इनके पहले भाग के समान ही निकलेंगे। तो इसलिए इनको नियमित, सममित या सममात्रिक रूप कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इसमें अनियमित या असममित रूप, असिमेट्रिकल फॉर्म, जिसको असममात्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिनका एक भाग दूसरे भाग के समान ना हो, यानी कि इनको अगर हम विभाजित करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे, तो जो है इनका जो एक भाग होगा
वो दूसरे भाग के समान नहीं होगा, वो हमेशा असमान ही होगा, जैसे पेड़ और केतली। ठीक है, इसमें कई सारी आकृतियाँ और भी हैं, पर ये फॉर एग्जांपल है, आप समझ सकते हो। नियमित सिमेट्रिकल जो होते हैं वो विभाजित करने पर बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन अनियमित असमांतरिक वो होते हैं जो डिवाइड करने पर या विभाजित करने पर समान भागों में नहीं बंटते। ठीक है, तो ऐसे रूपों को हम असममित या असिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसके दो वर्गीकरण है या दो भेद किए गए हैं, ये आप ध्यान रखना। पूछ लिया जाता है रूप या आकृति कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, नियमित, अनियमित, सम्मात्रिक या असम्मात्रिक। ठीक है, अब देखो रूपों का भाव व प्रभाव, तो रूपों से भी भाव और प्रभाव अभिव्यक्त होता है। ठीक है, इनसे भी जो है कुछ चीज़ों का जो है उसका प्रतीक माना गया है इनको भी। ठीक है, जैसे हमने रंगों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही ये रूप का भी है। तो इसमें पहला है आयताकार। जो आयताकार फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो शेप्स होती हैं, वो किसका भाव व्यक्त करती हैं, तो ये करती है स्थिरता, दृढ़ता, शांत एवं एकता। ठीक है, आयताकार जो होते हैं रूप, वो स्थिरता, दृढ़ता, शांत और एकता का प्रभाव व्यक्त करते हैं। त्रिभुजाकार सुरक्षा व विकास का भाव व्यक्त करते हैं। अंडाकार सौंदर्य व सृजनात्मकता। ठीक है, अंडाकार जो होता है वो सौंदर्य व सृजनात्मकता का भाव व्यक्त करते हैं। वृत्ताकार जो गोल होते हैं, जो वृत्त शेप होती हैं, वह पूर्णता, आकर्षण, गति, समानता एवं विशालता का भाव व्यक्त करते हैं। वहीं विलोम त्रिभुजाकार जो होते हैं वह अनिश्चितता, अशांति एवं लिप्तता का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रूपों के बारे में हो गया। इसमें हमने सहायक सक्रिय रूप पढ़ लिए, वर्गीकरण पढ़ लिया और इनके भाव पढ़ लिए। ठीक है, वैसे बता दूं मैं कि इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस के लिए। तो रूप से रिलेटेड अगर नए क्वेश्चंस हमें मिलेंगे तो हम जो है इसको मतलब आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो ये इतना ही है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए रूप जो है हमारा इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं उसको ज़रूर डालूँगी, उसके बारे में डिफ़ाइन करूँगी। तो फ़िलहाल अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका अगला तत्व यानी कि रूप का अगला तत्व हम पढ़ेंगे तान। ठीक है, तान, पोत और अंतराल, 3 तत्व हमारे रह चुके हैं, क्योंकि ये भी 6 थे। इसके बाद मैं संयोजन के सिद्धांत कराऊंगी, उसके बाद माध्यम तकनीक कराऊंगी, तब जाकर हम जो है अपना इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं स्टार्टिंग में करा रही हूँ और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कंटेम्प्रेरी आर्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो इसमें भी हमारे 3 से 4 या 5 से 6 नंबर हमारे जो है ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं शुरुआत कर रही हूँ बेसिक चीज़ों से और इन्हीं पर जो है हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है अपनी इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे जब ये हमारे टॉपिक्स हैं, जब ये क्लियर हो जाएंगे तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।